आज हम आए हैं फ्लशिंग मीडोज़ करोना पार्क में। अब आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि पार्क में ऐसा दिखाने को क्या है, लेकिन ये जो पार्क है क्वींस का बहुत ही फेमस पार्क है और न्यूयॉर्क सिटी का चौथा सबसे बड़ा पार्क है। इस पार्क का जो टोटल एरिया है वो है 897 यानी 897 एकड़। इस पार्क में काफ़ी सारी अट्रैक्शंस हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैं अभी आपको बताता हूँ। आप मेरे सामने जो वाइट कलर की वो रूफ़ देख रहे हैं, वो छत जो है वो यूएस ओपन स्टेडियम की है। इसी पार्क में न्यूयॉर्क हॉल ऑफ साइंस है, क्वींस ज़ू है, क्वींस म्यूज़ियम ऑफ आर्ट है जहाँ पे मैं आज जाऊँगा, और सिटी फील्ड है जहाँ पर बेसबॉल की गेम्स होती हैं, और यूनिस्फीयर है। यूनिस्फीयर क्या है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। अभी मैं आपको जूम करके यूनिस्फीयर दिखाता हूँ, ये अमेरिकन फ्लैग के पीछे। तो वो जो सामने आपको वाइट कलर की एक बॉल सी दिखाई दे रही है, वही यूनिस्फीयर है। उसको भी आगे से जाकर पास से एक्सप्लोर करेंगे और फिर मैं आपको उसके बारे में और बताऊंगा। ये जो फ्लशिंग मीडोज़ पार्क है, यहाँ पर 2 वर्ल्ड फेयर विश्व मेले लग चुके हैं। एक था सन 1939 में और दूसरा 1964 में। तो यहाँ पर जितनी भी आपको मेजर स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे अभी, उनमें से तकरीबन सभी 1964 वाले वर्ल्ड फेयर के लिए बनाए गए थे, जिन्हें अब पब्लिक के लिए यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। अब यहाँ सामने इस पार्क की एक एंट्रेंस पे बोर्ड पे इसका जो नाम देख रहे हैं वो फ्लशिंग मीडोज़ करोना पार्क है। इस पार्क का एक्चुअली जो पूरा नाम है वो फ्लशिंग मीडोज़ करोना पार्क ही है, बट मैं शुरू से इसे फ्लशिंग मीडोज़ पार्क ही बोलता आया हूँ। तो इस वजह से आप मेरी वीडियो में जब भी इस पार्क का नाम सुनेंगे तो वो मोस्टली फ्लशिंग मीडोज़ पार्क ही होगा, क्योंकि उसको बोलना थोड़ा आसान रहता है। और एक्चुअली इसमें कोरोना जो वर्ड है वो बाद में ऐड किया गया था पार्क के नाम में, और उसका कारण ये है कि इस पार्क के साथ एक जो नेबरहुड है वो कोरोना वाला एरिया है, जहाँ पर काफ़ी स्पेनिश पॉपुलेशन है। तो इस वजह से इस पार्क का नाम फ्लशिंग मीडोज़ पार्क से बदलकर फ्लशिंग मीडोज़ कोरोना पार्क रखा गया था। तो अभी सामने जो आप अट्रैक्शन देख रहे हैं, इसका नाम है न्यूयॉर्क स्टेट पेविलियन, और इसमें ये जो 2 ऑब्जर्वेशन टावर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से बड़े वाले की जो हाइट है वो है 160 फीट और छोटे वाले की हाइट है 85 फीट। लेकिन ये जो एरिया है काफ़ी समय से बंद है, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत पुराना है, तकरीबन 1964 का बना हुआ है, और इसमें कुछ रिपेयर और रेनोवेशन की नहीं गई है, तो इसलिए लोगों को भी यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 मूवीज़ की शूटिंग हुई है, एक मैन इन ब्लैक और आयरन मैन 2। तो ये दोनों मूवीज़ यहाँ पर शूट की गई थी। ये न्यूयॉर्क स्टेट पेविलियन का एक क्लोज़अप, और मैंने आपको जैसे बताया था कि ये एरिया फ़िलहाल बंद किया गया है, तो आपको यहाँ ब्लैक कलर की फेंसिंग दिखाई दे रही होगी। इस समय मैं ऑब्जर्वेशन टावर को जूम पे आपको दिखा रहा हूँ, और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी रस्टिंग हो रखी है और कितना जंग वगैरह लगा हुआ है यहाँ। अब आप मेरे सामने देख रहे हैं यूनिस्फीयर। तो ये यूनिस्फीयर बेसिकली स्टील का बना हुआ एक ग्लोब है, जिसकी हाइट है 140 फीट, और जो इसका डायामीटर है वो है 120 फीट, और ये 1964 के वर्ल्ड फेयर के लिए बनाया गया था। अभी हम थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको 3 रिंग दिखाई देंगे, जो कि बेसिकली जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अलग अलग कंट्रीज़ स्पेस में लॉन्च करते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसका टोटल वेट है वो है 4,08,233 किलोग्राम, यानी तकरीबन 9 लाख पाउंड। और यहाँ सामने एक पूल है जिसमें 48 फाउंटेन है, लेकिन इस समय तो वो फाउंटेन किसी कारण से बंद हैं, शायद कोविड की वजह से बंद होंगे। इस समय मैं यूनिस्फीयर की जिस साइड पर हूँ, ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, और इसकी पिछली साइड पे वो जो आपको टुवर्ड्स द लोअर लेफ़्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा होगा। बाकी इसकी राइट साइड पे अफ्रीका और एशिया होगा, जिसमें इंडिया की भी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो मैं अब इस यूनिस्फीयर को पूरे सर्कुलर मोशन में कवर करता हूँ, ताकि आपको इसका एक पूरा व्यू दिखाई दे सके। जिन 3 रिंग्स का मैंने आपको पहले बताया था,
कि ये 3 जो रिंग्स हैं ये सैटेलाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। इस समय हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के सामने खड़े हैं और जो एशियन कॉन्टिनेंट है, अगर आपको एक्चुअल अगर ग्लोब के बारे में नॉलेज है तो जो एशिया है वो एक्चुअली ऊपर वाली साइड पे है, नॉर्थ पे, और वो इस एंगल से कवर हो नहीं रहा है। तो इस वजह से मैं आपको इंडिया की रिप्रेजेंटेशन तो क्लियरली दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन आपने अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका देखा है। अब इस समय जो मेरे सामने आप रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं वो एंटार्क्टिका की है, साउथ पोल, और बिल्कुल सामने बीच में नॉर्थ पोल है। अभी तकरीबन 12 बजे हैं और जो सन है वो बिल्कुल ओवरहेड है, इसलिए स्टील के बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्लियरली आपको वीडियो में तो दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो यहाँ लिखा है, यूनिस्फीयर डेडिकेटेड टू मैंस एस्पिरेशंस टूवर्ड्स पीस थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सिम्बलाइजिंग हिज अचीवमेंट्स इन एन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। और इसको बनाया था यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन ने 1964-1965 के न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर के लिए। और इसकी जो ओपनिंग हुई थी इस यूनिस्फीयर की वो हुई थी 22 अप्रैल 1964 को। और ये पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी हाइट है 140 फीट और जो इसका डायमीटर है वो है 120 फीट। तो आगे अपना जो राउंड है इस यूनिस्फीयर का उसको कंप्लीट करते हैं। जब मैंने वीडियो शूटिंग स्टार्ट की थी तो आपको शायद अंदाज़ा होगा या याद होगा कि मैंने अमेरिकन कॉन्टिनेंट के सामने से स्टार्ट की थी। तो अभी हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट के सामने ही हैं। तो मैंने जो इसका पूरा सर्कल था, पूरा राउंड था, वो कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको इस पार्क की दूसरी अट्रैक्शंस दिखाता हूँ। इनफैक्ट आपको अगर याद हो, मैंने वीडियो के बिगनिंग में आपको एक वो वाइट कलर की रूफ़ दिखाई थी और बताया था कि वो यूएस ओपन का स्टेडियम है। तो वो बिल्कुल इस यूनिस्फीयर के पीछे है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं यूएस ओपन वाला स्टेडियम। बाद में जब मैं आगे जाऊंगा उस स्टेडियम के पास से जब मैं निकलूंगा तब मैं आपको उसका एक क्लोज़अप दिखाऊंगा। तो मेरे सामने जो वो ट्रक दिखाई दे रहा है वो आइसक्रीम ट्रक है। और ये जो मिस्टर सॉफ्टी की आइसक्रीम है ये सिर्फ समर में ही यहाँ मिलती है और बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है। और इनकी जो वनीला आइसक्रीम का जो टेस्ट होता है, मैंने वैसा टेस्ट कभी कहीं पे एक्सपीरियंस किया नहीं है। ये एक और व्यू है इस आइसक्रीम ट्रक का। और जो आप ये म्यूज़िक सुनेंगे यही इस आइसक्रीम ट्रक की पहचान है, इनका जो यूनिक साउंड है। ये जो स्ट्रक्चर मेरे सामने आप देख रहे हैं इसके बारे में यहाँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो कहीं लिखी नहीं हुई, लेकिन मैंने थोड़ा नेट पे सर्च किया था और इसका जो नाम है वो है रॉकेट थ्रोअर। इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी 1963 में और जो इसकी टोटल हाइट है यहाँ बेस से लेकर टॉप तक वो है 43 फीट, 43 फीट की है इसकी हाइट। बाकी अब ज़्यादा तो इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। आप चाहें तो
इंटरनेट के ऊपर इसके बारे में सर्च करके पढ़ सकते हैं, रॉकेट थ्रोअर फ्लशिंग मीडोज़ पार्क। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रॉन्ज़ का बना हुआ है, तो इसके बारे में इतना ही मालूम है। बाकी मैं एक बार इसकी सर्कुलर मोशन में एक वीडियो बना लेता हूँ ताकि आप इसका पूरा व्यू देख सकें। तो यहाँ मेरा जो ये राउंड है रॉकेट थ्रोअर का वो कंप्लीट होता है, और अब आप मेरे सामने देख रहे हैं क्वींस म्यूज़ियम की एंट्रेंस। और ये म्यूज़ियम कुछ बहुत बड़ा नहीं है, शायद 2 ही फ्लोर्स हैं इसमें। जो भी एग्जीबिशंस हैं उनको चलकर एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि उनमें क्या क्या है। अगर आप ये सामने लिखा हुआ मैसेज पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ लिखा है कि इस पार्क में वेस्टिंग हाउस टाइम कैप्सूल को बरी किया गया है 50 फुट ज़मीन के अंदर सन 1939 में, जिन्हें के 5000 साल बाद यानी कि सन 6939 में खोला जाएगा। जिस एग्ज़िबिट में मैं आपको अभी लेकर आया हूँ, ये एग्ज़िबिट बहुत ही यूनिक, बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये एग्ज़िबिट न्यूयॉर्क सिटी का पैनोरामिक व्यू है। यानी कि पूरे न्यूयॉर्क सिटी में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी ब्रिजेज़ हैं, जितने भी पार्क्स हैं, इन सबको यहाँ इस फ्लोर के ऊपर रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। इस समय मैं आपको जूम पे मैनहट्टन आइलैंड का व्यू दिखा रहा हूँ, और ये बीच में जो रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, ये एक्चुअली सेंट्रल पार्क है। आप जूम पर देख पा रहे होंगे कि जो बीच में 2 बिल्डिंग्स हैं जिनमें एक के ऊपर एंटीना लगा दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअली पुराने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स हैं। और वहाँ बीच में सामने जो आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअली स्टैचू ऑफ लिबर्टी की रिप्रेजेंटेशन है। ये जो न्यूयॉर्क सिटी का पैनोरामिक व्यू है, इसकी कंस्ट्रक्शन 1964 में कंप्लीट हुई थी वर्ल्ड फेयर के टाइम पर, और इसको 100 लोगों ने मिलकर बनाया था। और इसमें सबसे जो यूनिक बात है वो ये है कि सन 1992 तक न्यूयॉर्क सिटी में बनी हुई हर एक बिल्डिंग उनको इस पैनोरामिक व्यू में अपडेट किया गया है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ पे कितनी छोटी छोटी बिल्डिंग्स का व्यू है। तो यहाँ जूम पे देख सकते हैं कि कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं, कितनी ज़्यादा डिटेल्स दिखाई गई हैं इस पैनोरामिक व्यू की कंस्ट्रक्शन में। ये परफेक्ट टाइमिंग्स हैं, सारी लाइट्स बंद हो गई हैं, तो इस तरह से दिखाई दे रहा है जिस तरह से न्यूयॉर्क सिटी में रात हो गई हो, और न्यूयॉर्क सिटी की जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी जल गई हों। देखिए कितना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ से इस समय। मैं अभी यहाँ घूम रहा था तो मुझे ये हाथ से बनाया हुआ क्वींस का मैप दिखाई दिया। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस समय हम कहाँ पर हैं। ये देखिए फ्लशिंग मीडोज़ पार्क, जहाँ पे मैं आज सुबह से हूँ। और इस मैप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो मैप है हाथ से बना हुआ है, कि इसमें जो भी सब लिखा गया है वो सब हाथ से लिखा गया है। इस समय आपके सामने जो व्यू है वो है ब्रुकलिन न्यूयॉर्क का,
और ये हमारे लेफ़्ट पे है स्टैटन आइलैंड, और जो बीच में आपको ये ब्रिज का मॉडल दिखाई दे रहा है, इस ब्रिज का नाम है वेराजानो ब्रिज। इस ब्रिज की जो टोटल लंबाई है वो है तकरीबन 4300 फीट, यानी कि 1.3 किलोमीटर्स। एक बार मैं जूम करके आपको इस ब्रिज का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ सामने बोर्ड पर इस पैनोरामिक व्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है। मैं इस इंफॉर्मेशन को अपनी वीडियो में कैप्चर कर रहा हूँ, और जब आप चाहें इस वीडियो को पॉज करके उस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। और इस समय मैं इस पैनोरामिक व्यू की मैनहट्टन वाली साइड पे जा रहा हूँ, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी सामने ऊपर से दिखाई थी। अब हमारे ठीक सामने है मैनहट्टन आइलैंड, और मेरे हिसाब से न्यूयॉर्क की जो सबसे फेमस जगह लोगों को मालूम है वो मैनहट्टन का एरिया ही है। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं अपनी इस वीडियो में उसे कैप्चर करूँगा। और मेरे बिल्कुल ठीक नीचे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है पॉइंटेड वाला, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। और लेफ़्ट साइड में डाउनटाउन न्यूयॉर्क सन 1992 की कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। और अब आपको सामने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्लियरली दिखाई दे रहा है। सामने जो 3 ब्रिजेस के आपको मॉडल दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। जो सबसे पहला ब्रिज है वो है ब्रुकलिन ब्रिज, जो कि काफ़ी फेमस है, आपने इसके बारे में सुना ही होगा। बीच में है मैनहट्टन ब्रिज, और सबसे पीछे है विलियम्सबर्ग ब्रिज, शॉर्ट में BMW। एक बार मैं जूम करके आपको तीनों ब्रिजेस का क्लोज का व्यू दिखाता हूँ। एक बार फिर से आप लाइट के डिम होने के कारण न्यूयॉर्क सिटी का नाइट व्यू देख सकते हैं इस पैनोरामिक मॉडल में, जो कि अपने आप में बहुत ही यूनिक है। अब मैं जूम पे आपको न्यूयॉर्क सिटी का एक आइकन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दिखाता हूँ। ये हमारे सामने है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, और वो जो ब्रिज आपको सामने दिखाई दे रहा है वो है क्वींस ब्रिज, जो कि मैनहट्टन को क्वींस के साथ में जोड़ता है। इस समय आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है वीडियो के बिल्कुल बीच में, वो सिटी बैंक की बिल्डिंग है। अब तो खैर उस एरिया में काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन पहले एक यही स्काई स्क्रैपर हुआ करता था क्वींस में। ये एग्जीबिशन मुझे बहुत ही यूनिक लगी है, और मेरे पास एक्चुअली वर्ड्स नहीं है इसे एक्सप्लेन करने के लिए। इस समय आप स्क्रीन पे जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें आपको प्लेन्स दिखाई दे रहे होंगे, ये एक्चुअली एक म्यूज़ियम है मिडटाउन मैनहट्टन में, इंट्रेपिड म्यूज़ियम के नाम से। मैंने ये देखा हुआ है तकरीबन 2 साल पहले, लेकिन इसके बारे में मैं आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से ये मॉडल है, और मैंने आपको बार बार बताया है कि इसे बहुत ही डिटेल से बनाया गया है। मतलब हर छोटी छोटी चीज़, ना ही सिर्फ ये एयरक्राफ्ट कैरियर बल्कि उसके ऊपर खड़े हुए एरोप्लेन्स भी उन्होंने इस मॉडल में कवर किए हैं। मुझे इस बात की बहुत हैरानी है कि ये पूरा म्यूज़ियम कम्प्लीटली फ्री है। अगर इस एग्ज़िबिट को देखने के लिए, सिर्फ इस एग्ज़िबिट को देखने के लिए मुझे $15-20 भी पे करने पड़ते तो मुझे कुछ हर्ज नहीं होता। मिडटाउन मैनहट्टन के व्यू से आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं अपटाउन की तरफ। और अपटाउन मैनहट्टन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है AK सेंट्रल पार्क, जो कि इस समय आपको रेक्टेंगल के रूप में दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ अपटाउन से आगे बढ़ते हुए हम लोग जा रहे हैं द ब्रॉन्क्स, और फिर ब्रॉन्क्स के आगे आपका अपस्टेट न्यूयॉर्क शुरू हो जाता है, वेस्टचेस्टर काउंटी वगैरह। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मॉडल तकरीबन 30 साल पुराना है, तो ऑब्वियसली इस एरिया में काफ़ी चेंजेस आए होंगे। बट मेरे हिसाब से जो सामने आपको स्टेडियम दिखाई दे रहा है, जो मैं अभी आपको जूम पे दिखाता हूँ, वो आई थिंक यंकी स्टेडियम ही है। अब आपके सामने है ये यंकी स्टेडियम का व्यू, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी एक्चुअली दोबारा चल के डाउनटाउन वाले एरिया की तरफ आया हूँ, बिकॉज मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को कैप्चर करना चाहता था। एक बार मैं अपने वीडियो को जूम करता हूँ ताकि आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का क्लोजअप व्यू दिखाई दे सके।
तो ये हैं अब आपके सामने दोनों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और डाउनटाउन मैनहट्टन की दूसरी बिल्डिंग्स का एक व्यू। तो मेरे हिसाब से ये जो टोटल एक्सपीरियंस है इस एग्ज़िबिशन का टोटली वर्थ करता है। और अगर इसके लिए अगर पर्सनली अगर मुझे कुछ पैसे भी पे करने पड़ते हैं $15-20, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। और ऐसा मैंने सिर्फ एक जगह और देखा था, गुलिवर्स गेट में मिडटाउन मैनहट्टन में एक म्यूज़ियम था जहाँ पे ना सिर्फ यूएस की बल्कि सारे वर्ल्ड की जितनी भी मेजर अट्रैक्शंस हैं उनके मिनिएचर्स बनाए गए थे। उसमें इंडिया की भी कुछ जगह थी जैसे ताजमहल वगैरह। बट अब पिछले आई थिंक 1 साल में या 1.5 साल में वो गुलिवर गेट्स की अट्रैक्शन परमानेंटली क्लोज़ हो गई है। तो अब मैं इस एग्ज़िबिशन से बाहर निकल के आगे जाता हूँ। आप इस बोर्ड पर ये मैसेज देख सकते हैं कि सन 1946 से सन 1950 तक इस बिल्डिंग में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली हुआ करती थी। मुझे इस बारे में पता नहीं था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। मुझे तो खासकर कि न्यूयॉर्क सिटी का पैनोरामिक व्यू देखकर बहुत अच्छा लगा है। तो अब मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ और पार्क के आसपास के एरिया में अगर कुछ अनएक्सप्लोर्ड रह गया है तो उसको एक्सप्लोर करता हूँ। देर पहले मैंने आपको म्यूज़ियम से वेस्टिंग हाउस टाइम कैप्सूल के बारे में बताया था, जहाँ 1939 में तकरीबन 50 फीट नीचे ज़मीन में कुछ चीज़ों को प्रिजर्व किया गया था और उन्हें सन 6939 यानी 1939 से 5000 साल बाद ओपन किया जाएगा। तो अब मैं चलते चलते उस जगह पे आ चुका हूँ और मैं आपको एक बार उसका एक व्यू दिखाता हूँ। आप इसे यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसी एरिया में 1939 में टाइम कैप्सूल बनाया गया था, यानी कुछ चीज़ें यहाँ डिपॉज़िट की गई थी। मैंने तो ऐसी चीज़ कभी पहले देखी नहीं। और वो टाइम कैप्सूल का जो सामान है वो कुछ खास ऐसे यूनिक नहीं है। डे टू डे हाउस होल्ड की आइटम्स हैं और मैसेजेस हैं, कपड़े वगैरह हैं। और 1965 में थोड़ा एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड स्टफ़ भी उसमें रखा गया है। और मैंने तो ऐसा कहीं पे देखा नहीं है टाइम कैप्सूल। और सबसे हैरानी की बात यह है कि मुझे इस पार्क में आते हुए बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे इसके टाइम कैप्सूल के बारे में मालूम ही नहीं था। वो तो अभी हम म्यूज़ियम में मैंने वो ग्लास पे जो मैसेज लिखा हुआ पढ़ा था, तब मैंने इसकी लोकेशन यहाँ गूगल मैप्स पे ढूंढी है और मैं यहाँ पर आया हूँ। इस समय आप सामने देख रहे हैं यूनिस्फीयर, जिसको मैंने इस वीडियो में पहले कवर किया है। और यूनिस्फीयर के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में है यूएस ओपन का स्टेडियम, आर्थर एश स्टेडियम। यूएस ओपन चल नहीं रहे हैं तो स्टेडियम बंद है और अंदर जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं आपको बाहर से ही इस स्टेडियम का एक व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं यूएस ओपन स्टेडियम का एक और व्यू। और राइट हैंड साइड पे है चेस सेंटर। और मेरे राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे फ्लशिंग मीडोज़ पार्क का एक और सेक्शन है। मेरी इस वीडियो में आपको अंदाज़ा हो ही क्या होगा कि ये पार्क कितना बड़ा है। और मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया था कि इसका जो टोटल एरिया है 897 एकड़ का है। अगर आपने सिटी फील्ड में बेसबॉल मैच या यूएस ओपन का मैच देखने आना है तो आपको नंबर 7 ट्रेन लेकर आना पड़ेगा। इस स्टॉप का नाम है मेट्स विलेट्स पॉइंट। और ये मेरे घर से जो एक्चुअली एक स्टॉप है ट्रेन का, लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ पैदल भी आ सकता हूँ। अब आप ये देखिए चेस सेंटर का एक व्यू, और उसके पीछे है यूएस ओपन का आर्थर एश स्टेडियम। और नंबर 7 ट्रेन के अलावा यहाँ आने की एक ऑप्शन और है, आप लॉन्ग आइलैंड रेल रोड लेकर आ सकते हैं। अगर आप लॉन्ग आइलैंड से आ रहे हैं या आप मिडटाउन मैनहट्टन से आ रहे हैं तो एक ऑप्शन ये भी है, लेकिन ये लॉन्ग आइलैंड रेल रोड थोड़ी महंगी पड़ती है। अगर आप न्यूयॉर्क सिटी के सबवे लेकर आएंगे नंबर 7 ट्रेन में तो आपको एक साइड का फेयर पर पर्सन $2.75 लगेगा। और लॉन्ग आइलैंड का जो रेल का फेयर है वो डिपेंड करता है आप कहाँ से आ रहे हैं।
अगर मैं मिड टाउन से आऊँगा तो मेरे को तकरीबन $7.5 के आसपास लगेंगे यहाँ आने के लिए। तो आपकी लोकेशन के हिसाब से और आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यहीं पर नीचे ट्रेन यार्ड भी है, आप देख सकते हैं कितनी सारी ट्रेन्स पार्कड है यहाँ पर। और राइट हैंड साइड पे ये बस यार्ड है। तो इधर क्वींस में चलने वाली, फ्लशिंग एरिया में चलने वाली जितनी भी बसेस हैं वो सारी यहाँ पर पार्क होती हैं। एनीवेज, मेरी जो आज की ये ट्रिप थी फ्लशिंग मीडोज़ पार्क की और क्वींस म्यूज़ियम की, काफ़ी अच्छी रही। हालांकि मैंने फ्लशिंग मीडोज़ पार्क में बहुत बार विज़िट किया है, बहुत बार मैं यहाँ पे घूमा हूँ, लेकिन क्वींस म्यूज़ियम मैंने कभी देखा नहीं था। तो मुझे यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लगा, ख़ास करके टाइम कैप्सूल को देखना और न्यूयॉर्क सिटी का जो पैनोरामिक व्यू बना रखा है। आई होप आपने भी इस ट्रिप को, इस विज़िट को काफ़ी एंजॉय किया होगा इस वीडियो के थ्रू। सो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इस ट्रिप से जुड़ी हुई जो कुछ फ़ोटोज़ हैं वो भी मैं अपने इंस्टाग्राम के हैंडल पर डालूँगा। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है travel.to.be.happy। मैं बहुत ही जल्द आपसे एक और वीडियो में मिलूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए और मेरी इस चैनल की बाकी वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड बी हैप्पी।